हेलो बच्चों, यह है गॉस प्रमेय का लेक्चर नंबर 5 और आज हम सीखने वाले हैं एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को समझते हैं कि यह डेरिवेशन किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से लगाया जाता है। तो देखो यहां पर जो गोलीय कोश है उसकी कल्पना कैसे करनी है। जैसे फुटबॉल हो गया, ठीक है, जिसके अंदर वायु भरी रहती है, तो इसी टाइप वो फुटबॉल गोलीय कोश है। हम कह सकते हैं कि फुटबॉल हमारा गोलीय कोश है। इसी प्रकार का अगर धातु का कोई गोला है जो जिसके अंदर वायु भरी हुई है तो वह एक गोलीय कोश है। तो चलिए गोलीय कोश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। अब देखो ये हमारा गोलीय कोश है। इस गोलीय कोश पर जो आवेश है वो धनावेश है। यह सब धनावेश गोलीय कोश के हेलो बच्चों, गॉस प्रमेय का ये लेक्चर नंबर 5 है और आज हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी का एक और हेडिंग, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले गोलीय कोश होता क्या है। जैसे आपने फुटबॉल देखा होगा, खेला भी होगा। फुटबॉल के अंदर वायु भरी होती है तो हम कह सकते हैं यह एक गोलीय कोश है। गोलीय कोश में दो पृष्ठ होता है, एक बाहरी पृष्ठ, यह बाहरी पृष्ठ, और एक अंदर का पृष्ठ। तो दो पृष्ठ होते हैं, बाहरी पृष्ठ और अंदर के पृष्ठ। ठीक है, अब मान लो यह धातु का एक गोला है जिसके दो पृष्ठ हुए, बाहरी पृष्ठ और अंदर का पृष्ठ। इस गोले पर धन आवेश दिया गया है, पॉजिटिवली चार्ज हमने दिया है। अब जो ये धन आवेश है ये गोले के बाहरी पृष्ठ पर एकत्र होंगे, आंतरिक पृष्ठ पर नहीं आएगा। अगर मान लो अंदर के पृष्ठ पे आ गया ये आवेश तो इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी घट जाएगी और बीच की दूरी घटने पर इनका प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस कारण यह हमेशा प्रतिकर्षण के कारण हमेशा यह बाहरी पृष्ठ पर ही एकत्र होते हैं, ये धातु का अगर गोला है तो। ठीक है, तो हम यहां गोलीय कोश लेते हैं और यह मानते हैं कि पूरा का पूरा आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित है। ठीक है, अगर बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित है तो आवेश घनत्व किस प्रकार का है, तो यहां आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ठीक है, आप जैसा पिछले पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो, जैसा कि आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो कि आवेश घनत्व तीन प्रकार का होता है, एक रेखीय आवेश, दूसरा पृष्ठीय और तीसरा आयतन आवेश घनत्व। तो यहां कौन सा आवेश घनत्व है, तो यहां पृष्ठीय आवेश घनत्व है। चलिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें तीन जगह ज्ञात करनी रहती है, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के अंदर। तो तीन स्थान पे निकालना है, बाहर, पृष्ठ पर और तीसरा अंदर। तो सबसे पहले हम आवेशित गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना सीखते हैं कि किस प्रकार से इसकी गणना की जाती है। तो देखो डेरिवेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं यहां पर एक गोलीय कोश है और इस गोलीय कोश का यह केंद्र O है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, धनावेशित गोलीय कोश है, आप यहां ऋण आवेशित भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहां से स्मॉल r दूरी पर, दूसरे कलर से बना लें, एक ही में मिल जाएगा, स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। देखो सबसे पहले क्या है ना कि गॉस का प्रमेय हमें लगाना है और गॉस का प्रमेय तभी लागू होगा जब यह आवेश किसी काल्पनिक पृष्ठ द्वारा घिरे हुए हों। तो एक गॉसियन काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं। कैसा गॉसियन काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं, गोलाकार। तो हमें इसके चारों तरफ एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा जिससे संपूर्ण आवेश जो है इसके अंदर घिर जाए। अब यहां पे देखो सब धन आवेश है
तो अगर सब धनावेश है तो यहां से वैद्युत बल रेखाएं किधर की ओर निकलेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी। अगर इस पॉइंट पे बात करें जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और एक टेस्ट चार्ज को अगर रख दिया जाए तो इन आवेशों के कारण इस परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो इधर की तरफ बल लगेगा, मैं इधर बना देता हूं, इधर की ओर बल लगेगा, ये बल की दिशा हो गई और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई। बात समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, अब हमें गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा अवयव लेना है। ठीक, तो चलो एक छोटा सा हम अवयव ले लेते हैं यहां पर। इस अवयव का क्षेत्रफल है dA, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है इस अवयव का। अच्छा, अगर हम लंबवत एक लाइन इधर खींच दें तो यह इसका क्षेत्रफल सदिश है जो वेक्टर dA से प्रदर्शित किया गया है। तो इस अवयव पर देखिए वेक्टर E और वेक्टर dA दोनों समांतर हैं। ठीक है, यानी दोनों के बीच बना कोण कितने अंश है, 0 अंश है। ये बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या करना है, इस सूक्ष्म अवयव dA पर फ्लक्स निकाल लेना है। ठीक, और फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है, सिंपल सा लिखो dA पर फ्लक्स। ठीक है, dA पर फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, d phi E इक्वल टू EDA cos 0 डिग्री। 0 अंश क्यों लिखा गया, क्योंकि यहां दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस बात को यहां बताना भी जरूरी है कि वेक्टर E समांतर है वेक्टर dA के, इसलिए थीटा बराबर कितने अंश होगा, 0 अंश हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या तरीका है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर हम फ्लक्स निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठ पर फ्लक्स, तो संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए आपको इस राशि का यहां जो मिला है उसका समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन d phi E इक्वल टू समाकलन EDA। यहां पे ध्यान दो, यहां जो गॉसियन पृष्ठ है एक घिरा हुआ पृष्ठ है, तो घिरे हुए पृष्ठ के लिए जब समाकलन करते हैं तो उसको बंद समाकलन कहते हैं। और यहां बस आप एक रिंग बना दो ना तो इसको पढ़ा जाएगा बंद समाकलन। देखो यहां फाई क्या है, फाई ई क्या है, तो बोलेंगे फ्लक्स है। अगर इसके सामने डी लगा है तो बोलते हैं सूक्ष्म फ्लक्स है, और इसी का समाकलन किया जाए तो यह कहा जाता है यह संपूर्ण फ्लक्स है। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, संपूर्ण फ्लक्स, और इसे लिखते हैं फाई ई। इसे क्या लिखते हैं, फाई ई। बराबर लगा दिया, ई को समाकलन के बाहर निकाल लिया और यह हो गया बंद समाकलन डी है। ए क्षेत्रफल है, dA सूक्ष्म क्षेत्रफल है, समाकलन dA क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल है। यहां किसका संपूर्ण क्षेत्रफल है, किसका संपूर्ण क्षेत्रफल है, तो सबसे पहले dA किसका अवयव है, इस गॉसियन पृष्ठ का, इसलिए संपूर्ण क्षेत्रफल किसका होगा, गॉसियन पृष्ठ का। और आप गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल पढ़कर आए हो 4 पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले देखो यहां दो आर है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, एक बड़ा वाला गोला एक छोटा वाला गोला। तो यहां पर संपूर्ण क्षेत्रफल रखा किसका जाए, तो अब ये सोचिए अवयव किसका लिया गया है। अवयव हम बड़े वाले गोले का लिए हैं, इसलिए यहां पर जो संपूर्ण क्षेत्रफल की बात आएगी तब हम यहां पर संपूर्ण क्षेत्रफल बड़े वाले गोले का रखेंगे, और कितना रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपने कैपिटल आर लिखा यहां पर तो वह गलत हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू हो गई। अच्छा एक और चीज, फाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसका मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई, और इस पूरे की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। ई को यहीं रहने दो, बाकी को पश्चांतर करो, तो बाकी कुछ ऐसा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा सा व्यवस्थित लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ रिजल्ट आया। अब ये जो रिजल्ट है कुछ जाना पहचाना सा है। कैसा जाना पहचाना सा है, जब हम एक बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, जैसे माना यह गया था कि यहां बिंदु O है, यहां प्लस Q आवेश है, और इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट क्या है, P है।
यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकला था। ये बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला ये बताता है कि अगर P पॉइंट से R दूरी पीछे जाए या P पॉइंट से R दूरी पर आवेश हमें मिलेगा। जैसे अगर यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आया था, पहले फॉर्मूला में आया था ये, तो इसका क्या मतलब है, जिस पॉइंट पर यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आई थी, उस बिंदु से हम R दूरी पीछे आए तो आवेश आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहां पर R दूरी पीछे आने पर आवेश प्राप्त हो जाएगा। लेकिन गोले के केस में यहां P पॉइंट है, यहां P पॉइंट है। अब P यहां के लिए भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सूत्र ये वाला आया है। तो यह सूत्र यह कह रहा है कि P पॉइंट से R दूरी पीछे आइए, यानी O पे आइए, यहीं सब के सब आवेश उपस्थित होंगे। तो हमने देखा कि जब हम P पॉइंट से R दूरी पीछे आए तब तो यहां कोई आवेश उपस्थित नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जबकि यह फॉर्मूला कहता है कि जहां यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला है उससे स्मॉल r दूरी पीछे आने पर आवेश मिल जाएगा। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, जबकि आवेश यहां ना होकर पृष्ठ पर है। तब इससे यह निष्कर्ष निकला कि आवेश किसी गोलीय कोश के लिए आवेश तो पृष्ठ पर होते हैं, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि सब के सब कहां केंद्रित हैं, गोले के केंद्र पर केंद्रित हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी इन आवेशों की गणना आप इसके पृष्ठ से नहीं करेंगे, यानी इन आवेशों से जो भी दूरी ली जाएगी कहीं भी तीव्रता निकालने के लिए, इन आवेशों के कारण जो तीव्रता निकालनी है, तो आप इन आवेशों से दूरी की गणना नहीं करेंगे। कहां से करेंगे? केंद्र से करेंगे, क्योंकि यह सूत्र यह बता रहा है कि समस्त आवेश गोले के केंद्र पर केंद्रित है। बात समझ में आया? तो यहां यह निष्कर्ष निकलता है। अतः थोड़ा सा मैं कैमरे को नीचे कर लेता हूं, फिर आपको लिख के बताता हूं। अतः इससे यह स्पष्ट है कि सभी आवेश गोले के केंद्र पर केंद्रित हैं, केंद्रित हैं। ठीक है, जैसे हमारे बारे में आपको जानकारी चाहिए या किसी अपने फ्रेंड के बारे में जानकारी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कहां जाते हैं? हम उसके घर जाते हैं। वो इंसान कहीं भी हो, वो इंसान कहीं भी हो, हमेशा अपने घर पर ही फोकस रहता है। समझ में आ रही की बात? इसी तरीके से किसी गोले पर, गोलीय कोश पे जो आवेश दिया जाता है, वो इस तरह का व्यवहार करते हैं कि समस्त आवेश बाहर तो हैं, गोले के बाहरी पृष्ठ पर हैं, लेकिन व्यवहार इस प्रकार का कर रहे हैं कि सभी आवेश गोले के केंद्र पर ही केंद्रित हों। ठीक है, तो इस पूरे डेरिवेशन को आप नोट करें। एक चीज और, यहां मैंने एक स्टेटमेंट लिख रखा है कि माना r त्रिज्या का एक गोलीय कोश वायु या निर्वात में स्थित है। अच्छा, वायु और निर्वात के लिए फॉर्मूला लगाया गया है। ठीक है, स्थित है गोलीय कोश के केंद्र, यहां पर के लगा लेते हैं। गोलीय कोश के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। गोलीय कोश के चारों तरफ एक गोलाकार गासियन पृष्ठ का निर्माण करते। एक चीज और मैं यहां जोड़ देता हूं, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। बस ये स्टेटमेंट हुआ, ये पूरा डेरिवेशन हुआ गोले के बाहर। अच्छा, तो इसको नोट करो, इसमें एक विशेष चीजें हम बनाते हैं। ठीक है, विशेष पॉइंट हमारा क्या है? विशेष बिंदु। फॉर्मूला क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, आप ये भी जानते हो कि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर सिग्मा बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब यहां पर डाउट ये है कि क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई R स्क्वायर रखा जाए या क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर रखा जाए।
ठीक है, यहां बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप यह समझिए कि आवेश का वितरण किस पर किया गया था। बड़े वाले गॉसियन पृष्ठ पर किया गया था कि छोटे वाले पृष्ठ पर किया गया था? छोटे वाले गोले पर किया गया था। किस पर किया गया था? छोटे वाले गोले पर किया गया था, गॉसियन पृष्ठ पर नहीं किया गया था। यह क्षेत्रफल गॉसियन पृष्ठ का है और यह क्षेत्रफल जो छोटा वाला गोला है, ठीक है, उसका है। तो यहां जो हम फॉर्मूला रखेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बहुत जल्दीबाजी में ये स्मॉल आर हम लोग लिख देते हैं, जिससे पूरा डेरिवेशन, ये विशेष वाला जो डेरिवेशन है वो गलत हो जाता है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक काम करते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्यू की वैल्यू निकालो। तो क्यू इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्यू की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखो, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को हटाया, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे में स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई को काट दिया, ठीक है। तो हमारा यहां कुछ एक रिजल्ट निकला, क्या? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और गुणे में कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक यहां एक रिजल्ट निकला। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठीय आवेश घनत्व के शब्दों में है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में है। यह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है, यह पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में है, ठीक है। बात समझ में आ गया? नोट करिए, इसके आगे हम लोग पृष्ठ पर निकालते हैं। दूसरा पॉइंट है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक गोलीय कोष बना लिया, ये इसका केंद्र हुआ और P पॉइंट यहां पर है। तो गोले से P पॉइंट की जो दूरी है वो स्मॉल r में नापी जाएगी। अच्छा, गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। अब यहां ये देखने को मिल रहा होगा कि कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हुआ, यानी इस कंडीशन में स्मॉल r बराबर है कैपिटल R के। चूंकि सूत्र जो बना है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर का है, इसलिए यहां स्मॉल r स्क्वायर को हटाकर हम कैपिटल R लिख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला गोले के पृष्ठ पर हुआ, ठीक है। यह जो फॉर्मूला निकला वो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकला। बहुत सिंपल सा था। गोले के पृष्ठ पर निकालने के लिए आपको स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख देना है। अब देखिए, इसका जो विशेष है, विशेष, उसमें स्मॉल r के स्थान पे कैपिटल R लिख देना है। अच्छा, जो इसके पहले फॉर्मूला आया था सिग्मा के पदों में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, बस इसको चेंज कर लो। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो पहले तो गोलीय कोष बनाते हैं, धनावेशित गोले का केंद्र O, त्रिज्या कैपिटल R, और यहां एक पॉइंट बनाते हैं P R। अच्छा, ये कंडीशन क्या है? तो स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से, यहां वाला कंडीशन हो गया। तो देखो, P पॉइंट गोले के अंदर ले लिया, तो P पॉइंट पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। अब देखिए, यहां जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है, इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के अंदर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं आ रहा है। आवेश, जितने भी आवेश हैं वह जो है पृष्ठ के बाहर पाए जा रहे हैं। तो यहां इस बात को आपने नोटिस किया होगा कि गॉसियन पृष्ठ के
अंदर आवेश तो Q बराबर 0, यानी गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है ही नहीं है, सब के सब कहां है, बाहर है। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं कि फाई ई का सूत्र होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई का जो फॉर्मूला होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। Q का मान अगर 0 है तो फ्लक्स भी 0 होगा। अच्छा, फाई ई का एक और सूत्र होता है ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो ये सब 0 के बराबर, इसलिए E बराबर 0। इस प्रकार गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 के बराबर होती है। ठीक है, यहां यह भी निष्कर्ष निकलता, अच्छा ये गोलीय कोश किसी भी प्रकार का हो, चालक या अचालक। चालक का मतलब जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे लोहे का गोला, लोहे का गोलीय कोश हो गया। अचालक जैसे लकड़ी का गोलीय कोश हो गया। ठीक है, तो गोलीय कोश चालक अचालक दोनों के लिए यहां लग जाएगा, लेकिन वो आवेश कहां वितरित हो, बाहर वितरित हो। एक और चीज, अगर ये लोहे का गोला है, गोलीय कोश है, एक धातु का गोलीय कोश है, तो उसके अंदर वैद्युत प्रभाव कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये जो हम धातु के लिए मान लेते हैं, तो धातु के लिए गोलीय कोश का वैद्युत प्रभाव अंदर 0 हो गया। इसका ये मतलब कि अगर हमको वैद्युत प्रभाव से बचकर रहना है तो हम एक धातु के गोले के अंदर रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन फैराडे ने इसका प्रयोग किया था। वह एक पिंजड़ा बनाकर, ठीक है, उसके अंदर वो बैठ गए और ऊपर से बहुत ज्यादा वोल्टेज की वैद्युत धारा अप्लाई करा दी गई और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, जिससे वह वहां पर यह सिद्ध किए कि इस प्रकार का अगर कोई बंद पृष्ठ है और जिसके अंदर धातु का बंद पृष्ठ है और उसके ऊपर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करा देते हैं, तो वैद्युत धारा का प्रभाव बाहर तो रहेगा, लेकिन गोले के अंदर वैद्युत प्रभाव शून्य बना रहेगा। ठीक है, तो इसका यह मतलब, अगर मान लो आपको आकाशीय बिजली से बचना है, तो सबसे सुरक्षित स्थान जो है एक गोले का गोलीय कोश है, सॉरी एक धातु का गोलीय कोश है। आकाशीय बिजली से बचना है तो आप कहां जाएं, धातु के गोलीय कोश के अंदर जाएं। मैंने कहा ना, सुनने में अजीब लग रहा है कि सर धातु के गोलीय कोश में कैसे, धातु से तो अगर हम वैद्युत को छूते हैं तो हमको शॉक लग जाता है, करंट लग जाता है, और आप यहां पढ़ा रहे हैं दूसरा। ठीक है, तो बेटा ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये इसका डेमोस्ट्रेशन है। डेमोस्ट्रेशन का मतलब इसका प्रयोग किया गया है कि वैद्युत प्रभाव से बचने का सबसे सुरक्षित स्थान गोलीय कोश है, लोहे का धातु का गोलीय कोश, उसके अंदर जाइए। अगर बाहर से आकाशीय बिजली भी गिर जाए तब भी आपको कुछ नहीं होगा।